अब खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं एक अहम खबर से। खबर यह है कि आपको बताया शिमला से यह खबर है, डिप्टी मेयर के ऑफिस को लेकर बड़ी खबर। डिप्टी मेयर उमा कौशल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि टाउन हॉल में दफ्तर नहीं अगर होगा तो वो काम नहीं करेंगी, यानी कि वो दफ्तर जाकर काम नहीं करेंगे। टाउन हॉल में अगर दफ्तर नहीं होगा तो वो दफ्तर जाकर काम नहीं करेंगी। उनका कहना है कि मैं वर्क फ्रॉम होम हूं, यानी मैं घर से काम कर रही हूं, मैं वर्क फ्रॉम होम हूं, ये कहना है उमा कौशल का। वो कह रही जब तक टाउन हॉल में दफ्तर नहीं होगा तब तक वो काम जारी रखेंगे, लेकिन घर से। वो दफ्तर जाकर काम नहीं करेंगी, वो घर से काम करेंगी। वो कह रही है कि मैं वर्क फ्रॉम होम हूं, घर से और फील्ड से काम कर रही हूं, लेकिन दफ्तर नहीं जाऊंगी। दफ्तर तभी जाऊंगी जब दफ्तर डेप्यूटी मेयर का ऑफिस, उसकी जो ऑफिस है वो टाउन हॉल में बने या टाउन हॉल में फिर से जो है स्थित हो। को संजय चौहान जी का भी सुबह फोन था। हाँ। नगर निगम शिमला को अपने नए मेयर और डिप्टी मेयर मिले 2 दिन हो गए हैं, लेकिन एक कंट्रोवर्सी यहां पर ये जुड़ गई है कि ये मेयर ने तो अपना ऑफिस संभाल लिया है, लेकिन जो डिप्टी मेयर हैं उमा कौशल, उन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम नहीं किया, उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला और इसके पीछे बहुत सारी दलीलें अब तक दी गई है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमा कौशल हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और सबसे पहले मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी, और जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं अपनी वार्ड की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगी। पर सब चाहते थे कि आप कुर्सी पर बैठे, पर आपको शायद दफ्तर पसंद नहीं आया, ये माने? नहीं, दफ्तर की तो बात जहाँ तक है, मुझे जब पता लगा कि मेरा ऑफिस जो है वो सब्जी मंडी शिफ्ट कर दिया गया, इस वजह से मैंने वो ऑफिस के लिए बैठने से मना कर दिया। क्योंकि हमेशा से आज तक ऐसा होता रहा है कि मेयर के साथ डिप्टी मेयर का ऑफिस रहा है। तो जब मुझे वहाँ अपना ऑफिस नजर नहीं आया तो फिर मैंने कार्यभार कल से संभालने के लिए मना कर दिया था कि जब ऑफिस होगा तो मैं संभालूंगी, तब तक मैं घर से काम करूंगी। वर्क फ्रॉम होम? वर्क फ्रॉम होम। और फील्ड में काम करेंगी? बिल्कुल करूंगी फील्ड में। जरा ये भी बता दीजिए, हमें भी ये सरप्राइजिंग था, हमें भी इसकी जानकारी नहीं थी कि ये दफ्तर जो है वो सब्जी मंडी शिफ्ट किया गया है। वजह आपको क्या बताई गई है? जबकि अगर नगर निगम का टाउन हॉल का जब जीर्णोद्वार हुआ तो वहां पर जो नक्शा बना है उसमें तो मेयर और डिप्टी मेयर के दफ्तर है, उसको कैसे तब्दील किया जाता है एक बार जब नक्शा पास हो जाता है? ये तो वो लोग ही बता सकते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी तक तो सारे मेयर डिप्टी मेयर इकट्ठे ही बैठे थे। अभी शैलेंद्र चौहान जी भी बैठे हुए थे, उनका ऑफिस भी वहीं था, टिकेंद्र जी का भी था, जितने भी आए हैं सबका था। लेकिन अब ये चेंज क्यों किया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? हवाला तो ये कमिश्नर की तरफ से दिया गया कि प्रशासनिक कारण है, वहां नगर निगम का हाउस जो है वो उसका आयोजन करना होता है, मासिक बैठक होती है, जगह कोई नहीं है, बचत भवन में करना पड़ता है। नहीं, ये तो ठीक है। आज तक मैं जब पिछले टेन्योर में थी, हम लोगों ने डीसी ऑफिस में ही बचत भवन में हाउस किया है। लेकिन अगर ये मान के चलें कि हमारा डिप्टी मेयर के ऑफिस में ही ये नगर निगम की मासिक बैठक करना चाहते हैं, तो इतना बड़ा तो रूम वो है ही नहीं, तो इसलिए उसको वहां से चेंज करने का कोई लॉजिक नहीं है। एज अ डिप्टी मेयर, उप महापौर, आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? आप क्या बदलाव करना चाहेंगी शहर में? मैं भी यही चाहूंगी कि लोगों को पानी की दिक्कत ना रहे, 24 घंटे मिले, और बिजली का और जो सीवरेज का जहां जहां नहीं है वहां हम पहुंचाएं, और जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको हम सुलझाएं। बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको अपने कार्यकाल के लिए, और एक बार फिर से नगर निगम शिमला के डिप्टी मेयर बनने के लिए आपको बधाई। धन्यवाद। तो उमा कौशल हमारे साथ ही, इन्होंने कहा कि ये जो पूरा मसला हुआ है, इन्होंने इस बात से तो इनकार किया है कि राजनीति से प्रेरित ये जो है लगता नहीं है, कोई कुछ और बातें इसमें इन्होंने कही है। और कांग्रेस को लेकर जिस तरह से विपक्ष की तरफ से आवाजें उठ रही हैं, तो उसको भी लेकर इन्होंने साफ कर दिया है कि किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, गतिरोध नहीं है, और शहर जो है अच्छा बने, लोगों को 24 घंटे
पानी मिले, ये इनकी प्राथमिकताओं में रहने वाला है। बहरहाल ये देखना होगा कि अब कब इनको जो अपना ऑफिस है, जो ये मेयर के साथ जो ऑफिस है डिप्टी मेयर का, वो कब इन्हें मिलता है। जब तक वो ऑफिस नहीं मिलता तब तक ये ज्वाइन नहीं करेंगी, वर्क फ्रॉम होम रहेंगी, वर्क फ्रॉम फील्ड रहेंगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। और शिमला में डिप्टी मेयर के दफ्तर विवाद में अब विपक्ष के नेता डिप्टी मेयर के साथ खड़े हो गए हैं। बीजेपी के बाद अब सीपीएम ने भी डिप्टी मेयर की मांग का समर्थन किया है और राज्य सरकार पर नगर निगम के काम में दखल अंदाजी का आरोप लगाया है। पूर्व मेयर संजय चौहान ने कहा है कि टाउन हॉल नगर निगम शिमला की संपत्ति है, कौन सा दफ्तर कहां होगा ये निगम तय करेगा। राज्य सरकार गलत तरीके से हस्तक्षेप कर रही है। डिप्टी मेयर के दफ्तर बदलने का फैसला गैर कानूनी है। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस की पार्षद उमा कौशल को डिप्टी मेयर चुना गया, लेकिन अब वो दफ्तर ज्वाइन करने टाउन हॉल पहुंची तो पता चला कि डिप्टी मेयर का ऑफिस टाउन हॉल से सब्जी मंडी शिफ्ट किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने यह कहते हुए पदभार ग्रहण करने से इनकार कर दिया कि अगर दफ्तर टाउन हॉल में नहीं होगा तो मैं अपना काम नहीं संभालूंगी। सुनिए इस पर सीपीएम नेता और पूर्व मेयर संजय चौहान ने क्या कहा। उप महापौर का कार्यालय है जो ऑलरेडी नक्शे में है, जो सबसे पहले से यहाँ पर चल रहा है। पूर्व में जो भाजपा की नगर निगम थी तब भी उप महापौर यहाँ बैठते थे, उनका कार्यालय ऐसे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जो उचित नहीं है। वो तो गिरने वाली जगह है, उसको तो द्वारा से हमने उसका नक्शा बना, तो ये बिल्कुल गलत है। ये मैं समझता हूं अगर ये निर्णय सरकार की तरफ से हुआ है, ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है, क्योंकि जो नगर निगम है वो एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। अगर आप 73वां संशोधन देखेंगे संविधान के अंदर, उसमें पूरे अधिकार दिए, वो तय करेगा नगर निगम की कैसे उसको करना है। ये जो 3 टायर सिस्टम गवर्नेंस है, एक संसद है, केंद्र सरकार है, फिर असेंबली है, राज्य सरकार है, फिर नगर निगम का सदन है, मेयर डिप्टी मेयर यहाँ पर है। तो इनको स्वायत्ता के आधार पर मैं समझता हूं अगर सरकार ने ये लिया है, ये असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है और ये एनक्रोचमेंट है नगर निगम की कार्यप्रणाली के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर। इस फैसले को जो है तुरंत लिया जाए। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने 12 फरवरी को भी मांग की है एक पत्र के माध्यम से, मैं आज उसको मीडिया के समक्ष भी दोबारा से रखूंगा। मैंने उसमें ये आग्रह किया था कि अब जब सत्ता परिवर्तन हो गया और माननीय मुख्यमंत्री कह रहे व्यवस्था परिवर्तन है, ये जो निजीकरण हो रहा है संपत्तियों का, खासतौर पे टाउन हॉल जैसी ऐतिहासिक धरोहर का, मैंने तब भी पत्र लिखा था, आज मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि ये जो संपत्तियों का हुआ है, टाउन हॉल ऐतिहासिक है, ये नगर निगम की हमेशा जो है संपत्ति रही और नगर निगम शहर की जनता की गवर्नेंस है नगर निगम से। और वहीं अब दफ्तर विवाद पर शिमला नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि उनके पास सदन चलाने के लिए जगह नहीं और डिप्टी मेयर को ऑफिस बदलने का फैसला प्रशासनिक कारणों से लिया गया है। शिमला नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली ने सब्जी मंडी में डिप्टी मेयर के ऑफिस को अच्छा भी बताया है। एमसी एक्ट के अंतर्गत हमें महीने में एक बार एमसी हाउस करना ही पड़ता है और अभी प्रेजेंटली हमारे पास अपना हाउस करने के लिए अपनी जगह है ही नहीं। तो हमारा ये प्रयास था और पहले से ही रहा है कि हम जो टाउन हॉल के अंदर स्पेस है वहां पे एक एमसी हाउस करवाएं। नया हाउस भी हमारा गठित हो गया है और उसके लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की हुई है कि हमें वहां हाउस कराने की परमिशन दी जाए, क्योंकि अभी आपको पता है हमें जो अपना एमसी का हाउस है वो बचत भवन में करवाना पड़ता है। तो ये स्पेस कॉन्स्ट्रेंट को देखते हुए टेम्परेरी जो है, ये सेक्रेटरी महोदय से भी इसमें विचार विमर्श हुआ था। तो हमने डिप्टी मेयर का जो कार्यालय है सब्जी मंडी में वीपीएचओ महोदय हमारे वहीं बैठते हैं और उनका पूरा ऑफिस भी वहीं बैठता है। तो वहां पे हमने प्रॉपर बढ़िया उनका ऑफिस वहां पे बना के दिया है हमने। और शिमला में मशोबरा के पास आयोजित सिपुर मेले में आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की। इस मेले में सीएम ने एक सभा को भी संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार ने प्रदेश को आर्थिक बदहाली की दिशा में धकेला है और इससे उबरने में प्रदेश को वक्त लगेगा। बता दें मेले में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद थे। आने वाले 1-2 साल में देखेंगे
80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लिया जाएगा और भैंस का दूध 100 रुपए किलो के हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन अभी उस योजना का अमली जामा पहनाया जा रहा है। कहां से दूध इकट्ठा करना है, कहां उसको बनाना है, पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम विकसित कर रहे हैं, उसके बाद इस योजना को लागू करेंगे। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, अभी हमारी सरकार को 5 महीने हुए हैं। जिस प्रकार पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश को जो आर्थिक बदहाली की दिशा में धकेला है, उससे उभरने में हमें अभी समय लगेगा। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप पर जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन प्रत्येक व्यक्ति पर, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति पर 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार पर चढ़ा हुआ है। आए दिन हमें अब बड़ी कड़ी मेहनत के बाद अपने राज्य को चलाने के लिए धन का प्रावधान करना पड़ता है, लेकिन हम इनसे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम रात के 12-12 बजे तक, 11-11 बजे तक जो व्यवस्था पिछले 40 साल में बिगड़ी है, उसको सुधारने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोग अपने पांव पर खड़े हों, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और हमें कम से कम इन्हें मजबूत करने में कम से कम 10 साल लगेंगे और 5-4 साल लगेंगे अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने में, और 10 साल में हिमाचल प्रदेश आप गौरव महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा, सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। और इस वक्त एक अहम खबर, सीएम ने सड़क दुर्घटना पर शोक जताया, चूंकि यह खबर काफी अहम है। 4 लोगों के निधन पर शोक प्रकट किया है और ये सिरमौर के पबार के पास एक हादसा हो गया। इस हादसे को लेकर यह खबर आ रही है और पीड़ित परिवारों को मदद देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम ने सड़क दुर्घटना पर जताया है, काफी दुख का इजहार किया है और कहा है कि ये जो निधन है ये काफी दुखदायी है। उन्होंने शोक प्रकट किया है। सिरमौर के पबार के पास ये हादसा हुआ था। सीएम ने सड़क दुर्घटना पर जताया शोक, 4 लोगों के निधन पर शोक प्रकट किया है। सिरमौर के पबार के पास ये हादसा पेश आया था और ये भी कहा गया है कि जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित परिवारों को मदद देने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान में किसानों और पीआरआईज को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने किसानों की जागरूकता के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। हज यात्रा से पहले हवाई किराए में बढ़ोतरी, जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों में निराशा। हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग की सरकार से किराया कम करने की मांग। इस बार भारत सरकार आज़मीन हज की मदद और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 463 मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक कर्मचारियों को सऊदी अरब भेज रहा है। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी सऊदी अरब जा रहे हैं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग इन दिनों दिल्ली में चल रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के जीतपुर बेहरी में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट के निर्माण की समीक्षा के लिए एक बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। दरअसल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 30 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित कर रहा है। बैठक में सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार परियोजना में 50% हिस्सेदारी निवेश करने के लिए तैयार है और सरकार इस परियोजना को पूरा सहयोग देगी। यहां सीएम ने जिला प्रशासन को भंजल से संपर्क सड़क के लिए
10 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण का काम शुरू करने का भी निर्देश दिया। साथ ही प्लांट के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का भी आश्वासन दिया है। सीएम सुखो ने कहा कि यह प्लांट स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा और कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर के साथ पंजाब के पास के जिलों के किसानों को अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट से फायदा पहुंचेगा। शिमला में खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के सभी खेल संघों के साथ बैठक की गई, जिसमें खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को सुविधा देने पर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सितंबर या अक्टूबर में ग्रामीण ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 40,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। साथ ही बैठक में ग्रामीण ओलंपियाड के आयोजन को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। आप देख रहे हैं, हमने मीडिया में कहा है कि हम एक ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। रूरल गेम्स को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हम तो जहां तक जब हम बात कर रहा हूं तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो केवल फैसिलिटेटर्स है, जो पीछे से समर्थन सरकार दे सकती है, मगर जो जमीन स्तर पे कार्य करना है वो हमारे सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने और हमारे जितने इसके वेरियस एसोसिएशंस है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनका इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। तो आज हमने उसके ऊपर सकारात्मक चर्चा, सबसे पहले जो नंबर 1 एजेंडा था कि हमने रूरल ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें हमने अभी तक जो एस्टिमेट लगाया है कि करीबन इसमें 40,000 यूथ प्रदेश के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, करीबन 20,000 मेन एंड 20,000 वुमेन। इसका अभी हम एक पूरा खाका बना रहे हैं, जिस पर भी मोटी मोटी चर्चा हमने सभी अपने एसोसिएशन के लोगों से करी है। कौन कौन सी गेम्स को उसमें हमने रखना है, उसके बारे में अभी एक और राउंड ऑफ टॉक्स आने वाले समय में होगा और फिर उसके बारे में हम एक डिटेल्ड आपको जानकारी आने वाले समय में देंगे। मगर इसको हमने टेंटेटिवली जो है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाना है। और भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से उनके दिल्ली स्थित निवास पर भेंट की। इस दौरान संजय टंडन और जगत प्रकाश नड्डा के बीच हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के साथ उत्तर भारत के राज्यों के राजनीतिक हालात पर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर भाजपा प्रभारी संजय टंडन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को अपनी पुस्तक सनरेज फॉर वेडनेसडे भी भेंट की। हिमाचल प्रदेश में आयोजित रोजगार मेले में 561 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए। उनके साथ साथ सुरेश कश्यप भी शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ने 1 साल में 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया है, जिसके 5वें संस्करण में अब तक करीब 3,60,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में देने का जो संकल्प लिया है, उस निर्णय के अंतर्गत आज 5वां संस्करण भारत सरकार में नौकरियां देने के नियुक्ति पत्र का था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले 4 संस्करणों में 2,88,000 युवाओं को अब तक रोजगार दिया जा चुका है। और इस वक्त एक और अहम खबर, आईपीएल के लिए तैयार धर्मशाला। जी हां, आईपीएल के लिए तैयार है धर्मशाला। धर्मशाला पहुंची राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है। कप्तान संजू सैमसन की अगुवाई में पहुंची है ये टीम और नोरबू और रेडिसन ब्लू में ठहरेंगे खिलाड़ी। तो आईपीएल के लिए धर्मशाला पूरी तरह से तैयार और राजस्थान की टीम भी आईपीएल खेलने के लिए धर्मशाला पहुंच चुकी है। और ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, खिलाड़ियों की सीधी तस्वीरें। धर्मशाला पहुंची राजस्थान रॉयल्स की टीम, कप्तान संजू सैमसन की अगुवाई में ये टीम धर्मशाला पहुंची है। धर्मशाला के नोरबू और रेडिसन ब्लू में ये तमाम खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जो है ये वहां ठहरेंगे। आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं धर्मशाला और ये नोरबू और रेडिसन ब्लू में ठहरेंगे। और आईपीएल सीजन 16 के लिए तैयार है धर्मशाला। कल पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला है। आज दोनों टीमें कर रही हैं नेट प्रैक्टिस। जी हां, आईपीएल
यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो है इसके लिए, इसके सीजन 16 के लिए, सीजन 16 के लिए तैयार है धर्मशाला पूरी तरह से। कल पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला है। आज दोनों टीमें नेट प्रैक्टिस कर रही हैं, क्रिकेट स्टेडियम में कर रही हैं नेट प्रैक्टिस। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं धर्मशाला की, जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तस्वीरें हैं। और ये दोनों टीमें जो है नेट प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं। आपको विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, किस तरह का समा है, कितनी खुशी है, कितना उल्लास है? आईपीएल के दो मैच वहां होने हैं, खिलाड़ियों भी जो है उन्होंने उनका सिलसिला पहुंचने का अब लगभग पूरा हो चुका है। वैसा निश्चित आपने कहा है कि देखिए उत्साह किस तरह का है, एक्साइटमेंट किस तरह की, वो तो तस्वीर जो है वो असली तस्वीर तो कल दिखेगी। लेकिन फिलहाल एक और असली तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पर देखिए, ये जो पूरी आउटफील्ड है वो पूरी तरह से जो है वो अलग इस बार जो है वो नजर आ रही है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पिचेस में थोड़ा सा कोई बदलाव नहीं किया गया है, पिचेस वही पुरानी है। लेकिन आउटफील्ड जो है वो जो चेस का बोर्ड होता है ना वैसा, उसकी तरह जो है उसको तैयार किया गया है। और यहाँ पर बरमुडा ग्रास, राई ग्रास जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से खूबसूरत स्टेडियम जो इस वक्त लग रहा है। और इस खूबसूरत स्टेडियम में इस वक्त जो है पंजाब किंग्स जो कि मेजबान टीम है, इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के जो खिलाड़ी हैं वो नेट प्रैक्टिस इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। और ये आज यहां पर पसीना बहा रहे हैं, और ताकि कल जो है ये दोनों ही यहां पर संघर्ष करके जो है वो अपनी अपनी टीम को जो है मैच जिताने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सीधी तस्वीरें हम लोग इस वक्त जो अपने दर्शकों को जो यहां पर स्टेडियम से दिखा रहे हैं कि दोनों टीमें भले ही अभी दोनों अलग अलग पक्ष में, ए भी पक्ष में जो है वो यहां पर अपने अपने स्तर पर जो प्रैक्टिस कर रही हूं, लेकिन कल यही जो टीमें हैं वो एक ही ग्राउंड में जो है वो एक साथ जो है यहां पर मैच खेलती हुई नजर आने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में इनकी ओर से पंजाब किंग्स के जो बल्लेबाजी के जो कोच हैं वसीम जाफर, उनकी ओर से यहां पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वैशाल, उनकी ओर से ये बताया गया है कि निश्चित तौर पर ये उनका होम ग्राउंड है और इस यहां पर मैच जीतने के लिए वो कड़ी शिद्दत यहां पर करने वाले हैं। और क्योंकि उनको ये जो यहां के जो अंक हैं वो बहुत जरूरी हैं ताकि ये प्लेऑफ में पहुंच सकें। और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि अभी उनका सिर्फ अगला जो मैच होने वाला है, यानी दिल्ली कैपिटल्स का जो मैच होने वाला है, उन्हीं के साथ जो है उसी पर वो फोकस है। वो अगले मैच के बारे में नहीं देख रहे हैं कि जो राजस्थान रॉयल्स के साथ जो मैच होना है उस बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ आउटफील्ड में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो थोड़ा सा क्योंकि काफी लंबे समय के बाद जो है वो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी उनके लिए चुनौती भरा यहाँ पर रहने वाला है। न्यूज 18 ने जब उनसे सवाल पूछा था कि कितना चुनौती मानते हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स जो है वो इस वक्त बहुत उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको क्या लगता है? तो उन्होंने सीधी सीधी बात कही है कि बिल्कुल चुनौती तो रहती ही है और हर चुनौती से पार पाना की कोशिश उनकी इस पूरी जो ये मैचेस हुए हैं उनमें रही है और आगे भी रहेगी। जबकि दूसरी तरफ जो है वो अजीत अगरकर जो कि बॉलिंग कोच हैं दिल्ली कैपिटल्स के, उनकी ओर से कहा गया है कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, फेरबदल भी किया है, लेकिन न जाने क्यों वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन हाँ, यहां पर जो है इस मैच को जीतने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कुछ और अहम खबरें हैं, उसकी तरफ ये रुख करना होगा हमें। एक और अहम खबर से बता दें आपको कि मीर वाइज फारूक हत्या मामले में श्रीनगर में स्पेशल डीजी सीआईडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इस मामले में भगोड़े जावेद भट्ट और अयूब भट्ट को सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस मामले में 5 में से 2 गुनहगार एनकाउंटर में मारा जा चुका है और 1 गुनहगार जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, जबकि बाकी के 2 अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। केस जो है एफआईआर नंबर 61 1990 ओरिजिनल पुलिस स्टेशन नगीन का, वो केस जाके 2009 में खत्म हुआ, यानी कि कम से कम 10 साल उसको लग गए, 9 साल लग गए उसको। टाडा कोर्ट में जब कन्विक्शन हुई, अयूब डार को लाइफ सेंटेंस हो गया और बाकी 4 जो थे वो जब ट्रायल में गए तो वो 4 लोग भगोड़े थे, दे वर ऑल अब्सकंडी। उसमें जो मेन गिरोह का जो लीडर था अब्दुल्ला बंगरू, वो ट्रायल के दौरान एनकाउंटर में मारा गया। यानी कि एक्चुअली 4 लोग जो है इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि दे वर ऑन द रन। सो अब्दुल्ला बंगरू, हु वाज फाउंड टू बी द लीडर ऑफ द टीम, ही वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर। सब्सिक्वेंटली रहमान शिगन करके एक और अक्यूज्ड था, वो भी मारा गया एनकाउंटर में। उसके बाद 2 बंदे जो है वो भागने में कामयाब रहे, उनका नाम है जावेद भट्ट और अयूब भट्ट। जावेद भट्ट जो है अजमल खान है उनका कोड नेम, लेट हबीबुल्ला भट्ट रेजिडेंट ऑफ सोलिनावाला। दूसरा जो है वो जहूर अहमद भट्ट कोड बिलाल, और ये लेट मोहम्मद रमजान भट्ट के बेटे हैं, ये भी बटमलू के रहने वाले। पहले वाले जो है वो नटीपुरा श्रीनगर के हैं। अब
जैसे टिपिकली कहते हैं कि लॉन्ग आर्म्स ऑफ द लॉ, 30-32 साल के बाद उनका वो बीच में पाकिस्तान भाग गए, फिर नेपाल भाग गए, नेपाल में पोखरा में काफी दिन छिपके रहे इधर उधर, तो आज उनको पकड़ा गया है और सीबीआई टीम जो है उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की नोटिस लेके दिल्ली से आई है और उनको हिरासत में ले लिया है। अब वो दे विल फेस द ट्रायल। 5 में से 2 ऑलरेडी गुजर चुके हैं, एक जेल में है, लाइफ सेंटेंस काट रहा है, जिसकी लाइफ सेंटेंस को उसने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड करा है। तो आयुब डार जो है वो ही विल रिमेन फॉर दिस रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द जेल। अभी बाकी जो ये दोनों पकड़े गए हैं, जो भगोड़े थे, जो अब्सकंडर थे, अब वो ट्रायल फेस करेंगे। इसके साथ मीरवाइज साहब की कत्ल का जो है सभी अक्यूज्ड जो है वो दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस एज दे से इन इंग्लिश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज 18J के एलिट पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।